हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अंशुमान गर्ग। आपका आप ही के यूट्यूब चैनल आई इंडी अकेडमी में स्वागत है। सबसे पहले तो आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ कि इतने दिन से मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था, थोड़ी सी सेटअप की प्रॉब्लम हो रही थी। अब सब कुछ सही है। चलिए, पेपर सेकंड पिछले सप्ताह हो चुका है। जो अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है उसके अकॉर्डिंग जो पेपर सेकंड है वो पिछले सप्ताह अपना कंप्लीट हो चुका है और इस सप्ताह भी थर्ड भी हो गया है। देन अब फोर आएगा। पेपर सेकंड में आपने नीचे लिखा हुआ है स्टूडेंट कॉपी पेपर सेकंड। पेपर सेकंड का अगर आप सिलेबस देखें तो 1.4 के बाद का जो सिलेबस है 1.4, 1.5, 1.6 और 1.7। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है क्योंकि आधुनिक भारत पूरा कवर अप हो जाता है और आधुनिक भारत इतना अपने आप में वास्ट है कि वहां से चीजें कैसे कवर अप की जाए ये समझना पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। और इसी के साथ साथ आप अगर थंबनेल में देख रहे हो तो बेहतर पृष्ठभूमि और फ्लो चार्ट कैसे बनाएं, दो चीजें एक ही कॉपी में सम्मिश्रण कैसे है। एक स्टूडेंट की कॉपी है जो आप लोगों के सामने मैं लेकर आ रहा हूं, क्योंकि मैं अपना लिख के आपको दिखाऊंगा तो आप लोगों को लगेगा सर ने अपने आप लिख दिया। तो जो स्टूडेंट टेस्ट सीरीज दे रहे हैं उनकी कॉपी ही मैं आप लोगों के लिए सामने प्रत्यक्ष रूप से ला रहा हूं कि जिससे आप लोग भी उस चीज को गलतियां समझ सकें और रिप्रेजेंटेशन अपने आप को बेहतर कर सकें। इसके साथ साथ सबसे पहले मैं कुछ 5-6 पॉइंट हैं जो आप लोगों के लिए निकाले हैं और जो सबसे ज्यादा डाउटफुल की कंडीशन में आप लोगों के दिमाग में हमेशा घूमते रहते हैं, वो जानना जरूरी है। सबसे पहले सर ये 3 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ 3 नंबर के क्वेश्चन सर पैराग्राफ में लिखें कि पॉइंट के फॉर्म में लिखें। ये सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का जनरली होता है कि सर पैराग्राफ में लिखना उचित होता है कि पॉइंट के फॉर्म में लिखना उचित होता है। तो याद रखिए दोनों ही अपनी अपनी जगह बेहतर है। कोई ऐसा नहीं कह सकता है कि भाई पॉइंट में लिखने से ज्यादा नंबर मिलते हैं और पैराग्राफ में लिखने से कम मिलते हैं। दोनों ही अपनी जगह सटीक है, लेकिन लिखने का तरीका कैसा है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। पॉइंट में तभी लिखा जा सकता है जब आपके पास निचोड़ है उसका। पैराग्राफ में तब लिखते हैं जब भाई हमें नहीं पता तो चीजों को जोड़ते हुए हम लिखते चले गए। अब दूसरा पॉइंट आता है कि सर आयोग ने तो 20 से 30 शब्दों के लिए बोला है, कुछ लोग सर 50-50 शब्द 3 ही पॉइंट में लिख देते। देखिए यहाँ पे दो नेगेटिव पॉइंट निकलेंगे कि कुछ लोग ज्यादा मैटर लिखते हैं लेकिन नंबर नहीं मिल पाते हैं और कुछ लोग कम मैटर लिखते हैं और पूरे 3 नंबर लेकर आ जाते हैं। ये क्या, इसका विश्लेषण क्या है? ये सब डाउट आपके ही क्वेश्चन है जो आप टेस्ट सीरीज के छात्र मुझसे पूछ रहे हैं। कुछ एक दो डाउट मेरे दिमाग में भी थे, तो वो सब मैंने सम्मिश्रण करते हुए आपके सामने रख दिया है। देखिए ज्यादा मैटर तब लिखा जाता है जब आपको चीजें पता ही नहीं होती हैं, जब आपको चीजें सही तरीके से सीधी सीधी सटीक पता हुआ है। जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा चौरी चौरा कांड, ठीक है, पेपर सेकंड में भी टॉपिक था, चौरी चौरा कांड आपसे पूछा। मान लीजिए अब आपको डेट भी पता है, रीजन भी पता है क्यों हुआ है और उसका उद्देश्य भी पता है और उसका परिणाम भी पता है, बात खत्म। उसके बाद कुछ लिखना ही नहीं है। अब इसी को कहानी के रूप में लिखते रहो आप 50-60 शब्दों में, तो क्या मतलब है? ठीक है। और दूसरी मानसिकता वहां पे ये इंगित करती है कि सर 50-60 शब्दों में जब ये लिख रहा तो यानी इसको समराइज करना नहीं आता है, तो ये एक नेगेटिव छवि आपकी वहां पे जाती है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ज्यादा मैटर लिखें, कम मैटर लिखें। कुछ कुछ है आप देखें 3 नंबर में कि 1 या 2 लाइन में लिख के पूरे 3 नंबर मिलते हैं। तो इस ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि ज्यादा मैटर लिखना ही कंपलसरी। कोई क्वेश्चन होता है कि जिसमें कम शब्दों में बात नहीं कही जा सकती है, तो जनरली हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, इससे ज्यादा नहीं आते हैं। इसके बाद देखो मैं ये सब क्वेश्चन इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि ये सब क्वेश्चनों के आंसर आपके और इसी वीडियो में है, कहीं बाहर नहीं जाना, इसी वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आता है क्या 6 नंबर क्वेश्चन एक पेज में लिखेंगे तो नंबर कटेंगे या पूरे मिलेंगे? अब जनरली लोग क्या है कि एक पेज में लिखने का सिनेरियो ही नहीं समझ पाते हैं। जब आप ये कॉपी देखेंगे तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक पेज में भी लिखे गए हैं और नंबर वहां पे काटने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। उस चीज को समझिएगा कि जब आप कॉपी में देखें आखिरी में, मैं इसलिए बता रहा हूं कुछ लोग कॉपी को स्क्रॉल करते हुए निकल जाएंगे 1.5 की 2 की स्पीड से देख के। वो उनकी खुद की सॉल्युबिलिटी है कि भाई वो कैसे देखते हैं उस चीज को, लेकिन आपसे मैं ये चीज कहूंगा कि आप एक बार उस चीज को प्रॉपरली देखें। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आता है और 1.5 पेज, हार्डली 1.5 पेज जाना चाहिए 6 नंबर के क्वेश्चन में। इससे ज्यादा अगर जाता है तो आपका समय खराब होगा, तो फिर आप पेपर अटेम्प्ट वहां पे नहीं कर पाएंगे। और कोशिश कीजिए कि एक पेज में ही अपनी बात पूरी रख पाएं, और वो कैसे रखी जा सकती है वो आप इस कॉपी में देख पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन आता है इसके बाद, अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है ये कि सर फ्लो चार्ट कैसे बनाएं। सबसे बड़ा एक जो प्रश्न आता है सर फ्लो चार्ट कैसे बनाएं। किसी किसी कॉपी में अगर आप देखेंगे तो एक ही फ्लो चार्ट पूरे पेपर पूरी कॉपी में एक ही फ्लो चार्ट मिलेगा आपको। तो आप खुद सोचेंगे कि वो क्या आपको एक समय बाद कैसा लगेगा।
तो वो चीज नहीं करनी है। ठीक है, तो फ्लो चार्ट कैसे बनाएं वो भी आप इसमें देख सकते हैं, कैसे कैसे आप अलग अलग तरीके से फ्लो चार्ट बना सकते हैं। देन एक क्वेश्चन आते हैं कि इनके कारणों की विवेचना कीजिए, इनके कारणों पर प्रकाश डालिए। तो जो कारण लिखने होते हैं, रीजन जिनको अपन बोलते हैं, क्या पॉइंट में लिखे जा सकते हैं? अब उसमें भी फ्लो चार्ट बन के और पॉइंट के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, वो भी इस कॉपी में है, तो उसको भी देखने का एक बार प्रयास जरूर कीजिए। क्योंकि देखिए, स्टूडेंट की कॉपी है, उसने अपनी तरफ से बेहतर रिप्रेजेंटेशन करने की पूरी कोशिश की है, और उन सभी छात्रों में से लगभग 30, 35, 40 छात्रों में से मुझे जो एक अच्छी कॉपी आप लोगों के लिए लगी कि जिसमें मैं एक ही कॉपी में आपको कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपके और डाउट्स जो होते हैं, सबसे बड़े डाउट यही है, इनको दूर अगर कर पाया तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो इसको आप जरूर जरूर देखिए एक बार इस कॉपी को। देन पेपर थर्ड की कॉपी भी आप लोगों के लिए आ जाएंगी, तो पेपर थर्ड के अकॉर्डिंग जो भी नई चीजें हैं तो वो भी आपको यहाँ पे मिलती जाएंगी। तो इसी तरह से एक जो सीरीज चल रही है, टेस्ट सीरीज की सीरीज अलग है, यहाँ से आप जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं किसी कारणवश, तो फाइनेंशियल इशू के कारण या ये कहना चाहिए बैच फुल होने के कारण मैंने उनको मना किया है, तो वो लोग एक बार कॉपी देख सकते हैं यहाँ से कि किस तरह से अपने आप को बेहतर रिप्रेजेंटेशन किया जा सकता है। प्रमोद जी, गुड आफ्टरनून। ठीक है, आपने तो सब कुछ ही लिख दिया, आप उसमें क्या बोले। चलिए, 1.5 घंटे का समय लगा, 1.5 घंटे से कम ही लग रहा है मुझे। 5:28 आपने लिखा, तो 4 से 5, 5 से 5:30, 1.5 घंटे के आसपास ही लगा। चलिए शुरुआत करते हैं। काकोरी कांड। 10 क्रांतिकारियों द्वारा 9 अगस्त 1925 को ट्रेन में सरकारी खजाना लूट की घटना। स्थान काकोरी। 8 टाउन ट्रेन सहारनपुर से लखनऊ। मुख्य आरोपी रामप्रसाद बिस्मिल। गुड। आज आपकी कॉपी बिल्कुल नीट है। संथाल विद्रोह। 1855-56 में बिहार बंगाल का आदिवासी विद्रोह कारण जमींदारी, पुलिस प्रशासन और साहूकारों द्वारा संथाली जनजाति का शोषण और दमन। सिद्धू और कानून। 1854 में भारत में शिक्षा विकास के लिए चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र रूपरेखा। 1853 में चार्टर्ड एक्ट के तहत 100 अनुच्छेद वाला पत्र। सिफारिश। प्राथमिक शिक्षा देसी भाषा में, उच्च शिक्षा अंग्रेजी में। महिला। बाजीराव प्रथम। शिवाजी के अवतार के नाम से प्रख्यात। 9 पेशवाओं में सर्वश्रेष्ठ। प्रसिद्ध। दिल्ली पर प्रथम आक्रमण एवं निजामों के साथ मुंगी शिवगांव की संधि। चौरी चौरा कांड। 5 फरवरी 1922 को 22 पुलिसकर्मियों को थाना में जिंदा जलाने की घटना। स्थान चौरी चौरा, जिला गोरखपुर। परिणाम 11 फरवरी गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। बांदागोड राष्ट्रीय उद्यान। 1968-1993 प्रोजेक्ट टाइगर। गोड। उमरिया 448 वर्ग किलोमीटर। सफेद शेर के लिए गोड। दांडी मार्च। गांधी जी द्वारा 79 समर्थकों के साथ 78 पैदल यात्रा साबरमती से दांडी तक। 12 मार्च से 13 पर। परिणाम नमक कानून गांधी ने तोड़े और सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत करी। एनी बेसेंट, आयरिश महिला जिन्होंने 1893 वाराणसी में आकर भारतीय संस्कृति को अपनाया। 1917 में कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना। न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ। पूना पैक्ट। पूना के यारवदा जेल में 24 सितंबर 1932 को गांधी अम्बेडकर के बीच का समझौता। प्रमुख बिंदु अम्बेडकर जी द्वारा दलितों के लिए पृथक निर्वाचन और दलितों के लिए प्रांतीय विधानमंडलों की। ठीक है। क्रिप्स मिशन। ब्रिटेन के वामपंथी स्टैफोर्ड क्रिप्स के द्वारा मार्च 1942 में भारतीयों को मनाने की योजना। उद्देश्य भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजी करना, द्वितीय विश्व युद्ध के लिए राजी करना तथा तत्कालीन गतिरोध को दूर करना। परिणाम वार्ता विफल हुई, जिसमें बालकृष्ण शर्मा नवी शाजापुर मध्य प्रदेश निवासी द्विवेदी युग के प्रसिद्ध हिंदी कवि एवं स्वतंत्र संग्राम सेनानी। ठीक है। मुस्लिम लीग 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह द्वारा ढाका में भारतीय मुसलमानों को अंग्रेजों में। ठीक है। भीमबेटका राजसेन जिला स्थित प्रागैतिहासिक काल खोजकर्ता 1990। और क्या विशेष क्या है? छतरपुर जिला स्थित शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध स्थान। चंदेल शास्त्र द्वारा 85 मंदिरों का निर्माण, विशेषकर करंदिया महादेव मंदिर। धार जिला स्थित आनंदी नगरी के नाम से प्रख्यात। भारत का प्रथम संगमरमर निर्मित होशंगाबाद के मकबरा के लिए विख्यात दर्शनीय स्थल। 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। चलिए, वनों के संरक्षण और विकास के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 4 अप्रैल 2005 को एक नई वन नीति की घोषणा करी, जिसके मुख्य बिंदु निम्न। वन समुदाय का
विकास एवं महिला सशक्तिकरण, वनग्राम का राजस्व ग्राम में परिवर्तन, वन आश्रितों को वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था, राजस्व आय के स्थान पर वनों का संवहनीय प्रबंधन, वन प्रबंधन में ठेकेदारी के स्थान पर जन भागीदारी। 1952 में घोषित प्रथम वन नीति के समय के साथ प्रबंधन के लिए इस वन नीति को सरकार ने घोषित किया। लगातार घट रहे वन एवं पर्यावरण के 33% मानक को ध्यान में रखकर सरकार ने नए वन नीति से वन विभाग को सशक्त किया। इस नीति के तहत सरकार ने वनों के सीमांकन, सुरक्षा बलों की व्यवस्था, बेतार संचार तंत्र को सुदृढ़ करने पर भी जोर दिया। साथ ही साथ इस नीति में इमारती काष्ठ उत्पादन के साथ साथ लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन पर विशेष बल दिया गया। इसकी सरकार के सतत विकास की सोच तो पूरी होगी, साथ ही रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। नर्मदा घाटी परियोजना का संचालन 31 अक्टूबर 1984 को भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस पर 1987 का कार्य प्रारंभ किया। इस परियोजना में नर्मदा सहायक नदियां 41-29 बड़ी, ठीक है। लाभ 27 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई, 2600 मेगावाट बिजली उत्पादन, लगभग 110 करोड़ लोगों को पेयजल की उपलब्धता। मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में रोजगार सृजन, जल विद्युत को प्रोत्साहन। नकारात्मक पक्ष अधिक लागत, लगभग 25,000 करोड़ से अधिक। सरदार सरोवर बांध में ऊंचाई को लेकर जनविरोध, पुनर्वास की समस्या, परियोजना के पूर्ण होने में लंबा समय, नर्मदा बचाओ आंदोलन द्वारा मेगा पाटकर अरुंधति राय का प्रदर्शन। ये थोड़ी सा सही से लिखी है, ये चीज जो गई जा रही है लहराती हुई। उक्त परियोजना को नकारात्मक पक्ष के बावजूद सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजनाओं से बड़ी परियोजना लाभान्वित हुई। भारत में अंग्रेजी राज्य सभी स्थानों पर समान रूप से नहीं फैला। जिन क्षेत्रों में फैला विरोध हुआ उसमें आदिवासी विद्रोह, राजनीतिक कारण, आंतरिक स्वायत्तता पर अतिक्रमण, जनजातियों के प्रमुख पर नियंत्रण, जनजातीय क्षेत्रों पर अतिक्रमण, आर्थिक कारण, झूम खेती पर रोक, वन जीविका पर रोक, भू राजस्व की वसूली, ठेकेदार, जमींदारों, साहूकारों द्वारा बिचौलियों के रूप में आदिवासियों का शोषण। धार्मिक कारण, ईसाई धर्म प्रचारकों की गतिविधि, ईसा धर्म आदिवासियों में प्राचीन, ठीक है। विद्रोह का प्रभाव, बाह्य संस्कृति से आदिवासियों में जागरूकता, विद्रोह का स्वरूप छोटा व उनकी हलचल राष्ट्रीय स्तर की थी, मुंडा, कोल, संथाल, ठीक है, ठीक है। बंगाल विभाजन, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारतीयों में राष्ट्रवाद की लहर चल पड़ी थी और इस समय उस राष्ट्रवाद एवं हलचल का केंद्र बिंदु बंगाल था। भारतीयों पर अपनी एकता को तोड़ने के लिए सरकार ने उसे 5वें बंगाल, क्या पृष्ठभूमि लिखी। बंगाल विभाजन कारण हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना, कांग्रेस के बदले कदमों को रोकना, राष्ट्रीय आंदोलन के केंद्र की समाप्ति और अंग्रेजी हुकूमत को राष्ट्रवादियों पर हावी करना। बंगाल विभाजन की प्रमुख तिथियां, निर्णय, घोषणा और रद्द। गुड। ब्रिटिश हुकूमत ने बंगाल विभाजन का कारण प्रशासनिक बताया। विभाजन के समय बंगाल की जनसंख्या लगभग 8 करोड़ थी। हुकूमत के अनुसार इतने बड़े प्रांत को कुशल प्रशासन देने में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर असमर्थ था, परंतु वास्तविकता यह थी कि विभाजन का मूल कारण प्रशासनिक न होकर कूटनीतिक राजनीतिक था। विभाजन के दिन को पूरे बंगाल में शोक का दिन मनाया गया। अंततः देशव्यापी विरोध के चलते 6 वर्ष बाद दिल्ली तक नेहरू रिपोर्ट 1925 में भारतीय सचिव ने कांग्रेस के नेताओं को यह चुनौती दे डाली कि यदि कांग्रेसी विभिन्न संप्रदायों की आपसी सहमति से एक संविधान का मसौदा तैयार कर सकते हैं, मसविदा तैयार मसौदा बोलते हैं, तो ब्रिटिश सरकार निश्चित ही इस पर विचार करेगी। इस चुनौती को स्वीकारते हुए 19 मई 1928 को मुंबई में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति बनाई गई। इस रिपोर्ट को 1928 द्वारा स्वीकार किया, जिससे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है और इसकी मुख्य सिफारिश ये है, एक लाइन आपने छोड़ दी है। भारत सरकार को डोमिनियन स्टेट प्रांत में द्वैध शासन को समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता दी जाए। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ताकि मामले को इंग्लैंड में प्रीवी काउंसिल ना भेजना पड़े। संघीय शासन में केंद्र को अधिक शक्ति, वयस्क मताधिकार को साथ साथ महिलाओं को समान अधिकार। सभी देशी रियासतें जो ब्रिटिश क्राउन के अधीन है केंद्र के अधीन हो। संगठन बनाने की स्वतंत्रता तथा धर्म का हर प्रकार से राज्य से पृथक्करण हो। सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली को समाप्त कर अल्पसंख्यकों के स्थान पर सुरक्षित किया जाए। मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग? मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें प्रथम उज्जैन स्थित महाकालेश्वर एवं द्वितीय खंडवा स्थित ओमकारेश्वर। याद रखिएगा वो ममलेश्वर है, ओमकारेश्वर नहीं है, वो ममलेश्वर है। ज्योतिर्लिंग का भगवान शिव का साक्षात रूप माना जाता है ज्योतिर्लिंग को। भारत में इसकी कुल संख्या 12, मध्य प्रदेश में विशेष 2 है। एकमात्र दक्षिण मुखी गर्भगृह में स्थित, ठीक, ओम का स्वरूप धारण, ठीक है। राजा भोज के पश्चात कोई भी राजा यहाँ नहीं रुकता, रात को नहीं रुकता। मंधाता पहाड़ी पर नर्मदा नदी 2 भागों में विभक्त का मनोरम दृश्य। 12 वर्ष पश्चात शिप्रा पर महाकुंभ मेला, भगवान राम के वंशज
मंधाता की नगरी, बाबा महाकाल के नाम से प्रसिद्ध कुछ 68 तीर्थ, 2 ज्योति रूप लिंगों के रूप में 108 प्रभाव शिवलिंग। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मंदिर और मेले, भस्म आरती का प्रचलन फरमा रहा है। इस प्रकार महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर दोनों ही श्रद्धालुओं की भक्ति का केंद्र है। लिखा अच्छा है, लेकिन ओमकारेश्वर की जगह उसको ममलेश्वर कर लीजिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर था। कुशाग्र बुद्धि के धनी मूलशंकर गुजरात के मौरवी के रहने वाले थे। 24 वर्ष की आयु में नर्मदा नदी के तट पर उन्होंने स्वामी पूर्णानंद सरस्वती से संन्यास व्रत की दीक्षा ले ली। स्वामी जी ने देश में रूढ़ियों, कुरीतियों, आडंबरों, पाखंडों से मुक्त नए समाज की स्थापना के उद्देश्य से 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। 1867 में स्वामी दयानंद सरस्वती से अपने विचारों एवं उद्देश्यों को सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक में दी। आर्य समाज की विशेषताएं निम्न है। ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है, आत्मा में ही परमात्मा का निवास है, दुखों से दूर छुटकर वेदों से। स्वामी जी ने ही सबसे पहले स्वराज्य शब्द प्रयुक्त की, तो उनके विचारों के बाद उन्हें भगत सिंह। ठीक। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में सूरत की फूट। भारत में राष्ट्रवाद की एक विशेष लहर चल पड़ी। अच्छा, आपके पास एक ही लाइन है, यही लाइन आपने वहां लिखी और यही लिख दी। इस दौरान राष्ट्रभक्तों में आजादी की रणनीति को लेकर मनभेद उत्पन्न हो गया। एक कोशिश कीजिएगा, चलिए वैसे तो एक ही क्वेश्चन आता है, कोई बात नहीं, क्योंकि कॉमन हो जाती है ना वो चीज, बाद में बताएंगे। कांग्रेस में 1905 से 7 का काल मतभेद को लेकर विशेष चर्चा का रहा। मतभेद के दौर में कांग्रेस गर्मपंथी और नरमपंथी के रूप में विभक्त हो गई थी। भंग के दौरान दोनों विचारधाराओं के व्यक्तित्व साथ थे, किंतु 1907 में पार्टी में सूरत अधिवेशन मतभेद पड़ गया। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन नरमपंथी, गर्मपंथी सोच और सोच, इसमें मान्य सरकारी क्रांति, हमला। उक्त दोनों सरकारी क्रांति और हमला से आजादी फूट पड़ गई। दोनों को एक दूसरे के विरोधी वास्तविकता में राष्ट्रीयता के। चलिए, कांग्रेस द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन आई, गांधी इरविन समझौता। सम्मेलन के बहिष्कार के बाद उत्पन्न गतिरोध दूर करने एवं वायसराय और कांग्रेस के बीच बात के लिए यथोचित माहौल तैयार करने के लिए 5 मार्च 1931 को गांधी जी और लॉर्ड इरविन के मध्य एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं। इसके प्रमुख बिंदु हैं त्याग पत्र देने वालों की बहाली, जब्ती संपत्ति की समवापसी, राजनीतिक बंदियों की रिहाई, हिंसा के आरोपों को छोड़कर, बहुत सही, नमक बनाने का अधिकार, धरना की अनुमति, धरना छरना नहीं है, सविना अवज्ञा आंदोलन स्थगित एवं कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग ली। उक्त बिंदुओं में समझौता के पश्चात 23 मार्च 1931 को फांसी हुई, जिससे गांधी जी की आलोचना हुई है। समझौता इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि पहले ब्रिटिश। चलिए, लॉर्ड बेलेजली की अगर बात कर लेते हैं तो सन 1798 में भारत का गवर्नर जनरल बनने के पश्चात बेलेजली ने भारत को सबसे शक्तिशाली बनाया। ब्रिटिश अधीन प्रदेशों का विस्तार तथा भारत के सभी राज्यों को कंपनी पर निर्भर होने की स्थिति में लाने को अपने उद्देश्यों को, ये पढ़ना क्या लिखा, बनाना। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उन्होंने सहायक संधि की नीति अपनाई, जिसकी शर्तें निम्न बिंदु होते हैं। बेलेजली की सहायक संधि, कंपनी राजा की रक्षा करेगा परंतु आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं। राजाओं के विदेशी संबंध कंपनी के अधीन। राज्यों में कंपनी की अनुमति बिना यूरोपीय कर्मी रखने की मनाही। राज्य की सेना का कमान छोटे राज्यों को। उपरोक्त बिंदुओं से स्पष्ट है कि सहायक संधि से अंग्रेजों ने साम्राज्य। ठीक है, अब आपने यहाँ पे एक चीज मेंशन नहीं करी कि किसने सबसे पहले इसको अपनाया था। उस चीज का भी अगर आप मेंशन कर देते तो ये आपका पूरा हो जाता। वैसे तो पूरा ही है, लेकिन उस चीज का अगर आप और मेंशन कर देते। ठीक है, चलिए, तो लगभग आपने पूरा ही किया, क्योंकि भोज परमार आपने छोड़ दिया। तो 3.5, 3.5, 4, 4, 3, 7, 10, 11, 14, 19, 4, 23, 23, 4, 27, 27, 4, 31, 31 और 3, 34 और 1, 35, 35 और 4, 39। तो आपके 39 नंबर यहाँ पे हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 39। तो 41 वहां पे थे और 39 आपके यहाँ पे हो रहे हैं। चलिए, ये तो आपने तीनों ही अटेम्प्ट किया। अंग्रेजों के भारत आगमन के पश्चात भू राजस्व व्यवस्था का निर्धारण का प्रश्न खड़ा हुआ। बाद में अंग्रेजी राज्य के विस्तार के साथ ही भू राजस्व व्यवस्था निर्माण के लिए प्रशासकों के नए नए प्रयोग किए। इन प्रयोग में स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी। ठीक है, आपने डायग्राम में ये चीज दिखा दी, बहुत अच्छा। गुड। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस व्यवस्था को बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, वाराणसी, उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र में लागू किया। इसके तहत ब्रिटिश सरकार ने जमींदारों को
भूस्वामी के रूप में मान्यता दी है एवं अपने क्षेत्रों में कर वसूली का 10/11 भाग कंपनी उक्त व्यवस्था से जमींदारी भूस्वामी के बजाय अब किराया जीवी को होगा मनमाने। ठीक है। रैयतवाड़ी कंपनी स्थायी बंदोबस्त से भूमि के चलते इस व्यवस्था को लाया कि रैयतवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश सरकार ने मद्रास बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू किया। यह 30 वर्षीय व्यवस्था था जिसमें भूस्वामी कृषक को भूमि का कब्जेदार माना गया एवं राजस्व नगद के रूप में उसी से लिया गया। इस व्यवस्था से कृषकों का भारी उत्पीड़न हुआ और वे भूमि इन कृषकों को बटाई पर लगने लगे। महलवाड़ी व्यवस्था अंग्रेजी शासनकाल की भू राजस्व संग्रह की व्यवस्था अवध मध्य भारत के कुछ क्षेत्र पंजाब में प्रचलित थी। इस व्यवस्था में भूमि पर ग्राम समुदाय का सामूहिक अधिकार होता था। इस समुदाय के सदस्य अलग अलग या संयुक्त रूप से लगान की अदायगी कर सकते थे। महल के अंतर्गत छोटे एवं बड़े सभी स्तर के जमींदार आते थे। इस व्यवस्था का परिणाम भी कृषकों के प्रतिकूल रहा। परिणाम था 1857 क्रांति। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात भारत विभिन्न रियासतों में बटा था। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार देशी रियासतों को छूट दी गई थी कि भारत तथा पाकिस्तान में से किसी एक के साथ विलय कर ले। आजादी के पश्चात विभिन्न रियासतों का एकीकरण अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य था और इस कार्य की जिम्मेदारी गृहमंत्री के रूप में सरदार पटेल को सौंपी गई थी एवं उनके मुख्य सहायक थे बीपी मेनन जी। यद्यपि रियासतों को इस बात की स्वतंत्रता थी कि वे अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें, किंतु व्यवहारिक तौर पर यह संभव नहीं था। अधिकतर रियासतों के परिवहन, संचार और आपूर्ति के साधन अव्यवस्थित थे कि भारत में विलय उनके लिए एकमात्र विकल्प था। सरदार पटेल के दबाव में 562 रियासतों ने भारत में विलय को स्वीकार कर लिया और भारत में विलय और भारतीय संघ में 15 अगस्त 1947 तक शामिल हो गए। 1947 में की रियासत। ठीक है। जूनागढ़ का विलय। जूनागढ़ का नवाब भारत में विलय का पक्षधर नहीं था, लेकिन यहाँ की प्रजा भारत के विलय चाहती थी। यह रियासत चारों ओर से भारत से घिरी हुई थी। सरदार पटेल ने इसकी ईंधन आपूर्ति और परिवहन संचार संपर्क रोककर इसकी आर्थिक नाकेबंदी कर दी। जूनागढ़ की प्रजा ने भी जवाब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। नवाब को पाकिस्तान जाना पड़ा। जूनागढ़ का भारत में विलय। हैदराबाद का विलय। विलय न करने पर अड़ा हुआ था, किंतु जनता ठीक है, जम्मू कश्मीर का विलय हो जाएगा। इस प्रकार अखंड भारत निर्माण सरकार को केवल जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद में थोड़ी मशक्कत करनी पड़ी, मेहनत करनी पड़ी, किंतु तो सभी छोटे क्षेत्र भी भारत का सब ठीक। 1956 में अपने अस्तित्व में आने के बाद मध्य प्रदेश का पुनर्गठन सन 2000 में हुआ। यहाँ के अनेक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल इस प्रदेश को स्मरणीय बनाते हैं। मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग सतपुड़ा विंध्य पर्वतमाला से घिरा है, जो उसकी सुंदरता को चार चांद लगाते हैं। असंख्य ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर के साथ राष्ट्रीय उद्यान इस प्रदेश को और भी जीवन कर देते हैं। वैसे तो मध्य प्रदेश में बहुत से स्थल पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, किंतु प्रमुख स्थल निम्नलिखित है। खजुराहो, ठीक, के दौरान यहाँ चंदेल शासकों ने विभिन्न मंदिर बनवाए, जिनकी कुल संख्या 85 है। यहाँ का कनरिया महादेव मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। 1986 में से यूनेस्को को। सांची, मौर्यवंशी अशोक द्वारा निर्मित सांची। ठीक। भीमबेटका 2003 में। मांडू आनंद नगरी के नाम से प्रख्यात मांडू हसन शाह का मकबरा है, जो ठीक है। खजुराहो ये आपने इसमें दिखा दिया। सिंधिया राजवंश की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध यहाँ का मान मंदिर, गुजरी महल बोली, ठीक है। ओरछा दिखा दिया, पचमढ़ी दिखा दिया, उज्जैन। उक्त स्थानों से अतिरिक्त चित्रकूट, मैया, ठीक, बहुत सही। 28 नंबर आपको यहाँ मिले हैं। तो आपका अगर ओवरऑल जोड़ा जाए तो 41 प्लस 39 प्लस 28 108। फिर से बोल देता हूं, 41 प्लस 39 प्लस 28, तो आपका जो टोटल है वो 108 हो रहा है। अच्छा प्रयास है आपका इस बार। 28। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। इसी तरह से प्रयास करते रहे। अच्छा लिखा है, साफ लिखा है, कॉपी भी साफ है, तो पढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं हुई। और आपकी कॉपी यूट्यूब पे ओपन भी की जाएगी एज अ स्टूडेंट कॉपी, जो मैं ओपन कर रहा हूँ सीरीज के रूप में, तो आपकी कॉपी ओपन की जाएगी। निसंदेह आपका प्रयास बहुत बेहतर था। और पृष्ठभूमि के रूप में अगर मैं एक बात कहूंगा कि जैसे मैं वहां पे बोलना चाह रहा था, मैं बोल देता हूँ। जो आप एक पृष्ठभूमि को, जैसे अपने एक दो लाइन जो मैं बोलता हूँ अपनी कोचिंग में भी, ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी, कि कुछ अपने आप को फिक्स कर लीजिए, वो चीज आपने की है, तो ये जो सटीकता आपके पास है ना, ये आपको बहुत तो ऊंचाई तक ले जाएगी। ठीक है, तो इस चीज के लिए मैं आपसे बोलूंगा, बहुत अच्छा प्रयास आपने किया है। नेक्स्ट टाइम आपके नंबर देख लेता हूं, एक सेकेंड। ओह, बहुत बड़ा जंप मारा है आपने। कहा आप टॉप 5 में नहीं थे,
प्रमोद पनरिया जी, आपके नंबर थे लगभग 86 नंबर और इस बार आपने जंप इतना लंबा मारा, वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रयास है, सराहनीय आपका प्रयास है। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम, थैंक यू।